हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग केन्शियनिज्म वर्सेस मॉनेटरिज्म को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों में, केन्स की थ्योरी में और मॉनेटरिस्ट की थ्योरी में क्या फर्क है। देखिए, दोनों थ्योरीज जो हैं ये बेसिकली एक 20वीं सेंचुरी की बहुत ही प्रोमिनेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है, ज़्यादातर सिलेबस में इनका जिक्र है। और केन्स की थ्योरी की अगर आप बात करें तो ये 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो वक्त था उस वक्त ये इंट्रोड्यूस की गई थी, और जो मॉनेटरिस्ट की थी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर या जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s का था उस टाइम में ये थ्योरी आई थी। दोनों थ्योरी एक ही फंडामेंटल ड्राइवर्स में काम करती हैं कि इकोनॉमिक साइकिल को किस तरीके से मेंटेन किया जाए। मींस बोथ द थ्योरी एक्सप्लेन दी फंडामेंटल डायरेक्शंस ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। दोनों थ्योरीज प्रिस्क्राइब करती हैं कि मतलब दोनों थ्योरी एक तरीके की पॉलिसीज को प्रिस्क्राइब करती हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्टोर करे ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन। यानी जब मार्केट में डिप्रेशन हो या रिसेशन हो उस टाइम में किस पॉलिसी की जरूरत होगी कि हम अपनी ग्रोथ को रिस्टोर कर सकें। यानी आप ये बात कह सकते हैं कि दोनों थ्योरी का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है वो तो सेम है, लेकिन दोनों के जो फंडामेंटल फिनोमिना है काम करने का वो दोनों का अलग है। वो दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, वो दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे जो केन्स की है वो फिस्कल पॉलिसी पर पूरा दारोमदार है। वो कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मार्केट को मोबिलाइज किया जाए। दूसरी तरफ जो मॉनेटरिस्ट है वो कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए। यानी फिस्कल पॉलिसी किसको कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी आप पीछे देखिए, आपने वीडियो में देखी होगी। फिस्कल पॉलिसी होती है जब मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, घटाती है। मनी सप्लाई बढ़ानी है तो अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, मनी सप्लाई घटानी है तो अपने एक्सपेंडिचर घटा लेगी। तो इसका मतलब मार्केट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है। मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि नहीं, जरूरत ही नहीं है, मार्केट अपने आप इसको कर लेगी। मार्केट किसी भी तरीके से अपने आप काम करेगी और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आएगी। वो कहते हैं कि नहीं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के जब फिस्कल पॉलिसी के जरिए मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है तो इसको एक्सपेंशनरी कहते हैं। मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि नहीं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो एक आउटराइटली इसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मनी सप्लाई गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के जरिए बढ़ाएगी तो उससे सिर्फ इन्फ्लेशन होगा या क्राउडिंग आउट होगा। क्राउडिंग आउट ये सुना होगा आपने। बेसिकली क्राउडिंग आउट कहते हैं कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इतनी बढ़ जाए कि प्राइवेट स्पेंडिंग या तो कम हो जाए या बंद हो जाए, तो उससे जो प्राइवेट बिजनेसेस है उन पर बहुत असर पड़ जाता है। उसको क्राउडिंग आउट कहते हैं कि मतलब जो प्राइवेट स्पेंडिंग से उसको क्राउड आउट कर दिया गया। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि देखिए, अब जाहिर है हमें दोनों के बारे में देखना है, केन्स की थ्योरी प्रिंसिपल्स क्या है और उसके क्या नाम है मॉनेटरिस्ट के क्या है। तो हम थोड़ा थोड़ा सा दोनों का अलग अलग आइडिया लेते हैं पहले कि ये केन्स का क्या है और मॉनेटरिस्ट का क्या है, उसके बाद हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो पहले हम देखें केन्स की, जिसको हम कहते हैं केन्शियनिज्म। देखिए, केन्शियनिज्म जो है इसको अगर आप देखें तो ये जैसे मैंने बताया कि जो 1930s में जो वो हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया, उस टाइम में इसका आइडिया आया। हुआ क्या था, 1930s के जो ग्रेट डिप्रेशन था उस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी अपना काम नहीं कर पाई और इस ग्रेट डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। उस वक्त इसने केन्स ने एक किताब लिखी जिसका हम पहले भी काफी जिक्र कर चुके हैं, जिसका नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके अंदर केन्स ने यही आइडिया था जिसका हमने अभी बात करूँ ना, कहा कि रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम कह रहे हैं,
केन्स का कहना था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के जरिए ही हम एग्रीगेट डिमांड को स्टेबलाइज कर सकते हैं। उसने कहा अगर आप गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि नहीं सिर्फ पुलिस फंक्शन करे या नोट छापने का काम करे तो प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट का काम इतना ही नहीं होना चाहिए बल्कि मार्केट को कंट्रोल करना भी होना चाहिए। केन्स ने कहा कि मान लीजिए अगर रिसेशन है या मान लीजिए लिक्विडिटी ट्रैप है, उस टाइम में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो एग्रीगेट डिमांड को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। अच्छा, फिर वो ये भी कहते हैं कि देखिए सिर्फ गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया उसी से थोड़ी काम चल रहा है, उसके साथ साथ मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है ना। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है पीछे फिर उसको जाकर भी वीडियो है इसके ऊपर सेपरेट, उसको देख लीजिए। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और वह इन्वेस्टमेंट काफी गुना बढ़ जाता है और उससे एक इनिशियल इंजेक्शन मिला और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। तो इस तरीके से केन्स का कहना था कि जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी वो मल्टीप्लायर से वो और ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मॉनिटरिज्म का आइडिया लेते हैं। देखिए जो मॉनिटरिज्म है ये बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनसे उनकी एक रूट समझ लीजिए इसको, एक वहां से चलकर आए हैं जो मॉनिटरिस्ट हैं। ये बिगिन हुआ, ये शुरुआत हुई इसकी जब मिल्टन फ्रीडमैन ने अपना एक आर्टिकल लिखा द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ए रीस्टेटमेंट जो 1956 के अंदर पब्लिश हुई थी। इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो है पीछे, आप देख लीजिए, जिसका नाम ही है द क्वांटिटी फ्रीडमैन्स द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ए रीस्टेटमेंट। एक सेपरेट वीडियो हमने इस पर बनाया हुआ है। इससे एक इस मॉनिटरिज्म का एक आइडिया आया जिसके अंदर ये कहा गया कि जो मेजर कंसर्न है इस थ्योरी का वो है रोल ऑफ मनी। वहां क्या था? रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। वो कहते हैं कि नहीं फिस्कल, ये कहते हैं मॉनिटरिज्म में नहीं, फिस्कल पॉलिसी नहीं, काम जो करती है वो मनी करती है और किसी भी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को स्टेबलाइज करने में सिर्फ मनी का हाथ होता है, पैसा अपने आप रेगुलेट कर लेता है, जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करे। केन्स के सिस्टम में वहां कहा गया था कि मनी डज नॉट मैटर, मनी मैटर नहीं करती, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या फिस्कल पॉलिसी मैटर करती है। लेकिन यहां मॉनिटरिज्म के अंदर मॉनिटरिस्ट कहते हैं कि मनी डज मैटर, मनी मैटर करती है और सारे काम मनी ही करती है। इनका कहना यह है कि जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। कहां तक? आपके लिए नोट इशू करना हो या मान लीजिए आपका पीस एंड सिक्योरिटी का मामला हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, जुडिशरी को जो फंक्शन वगैरह है, ये सारा काम गवर्नमेंट का होना चाहिए, मार्केट के सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। ये मॉनिटरिस्ट का आइडिया था। हुआ ये उसके ऊपर के 1970s के अंदर जो हमारा मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो ब्रेक डाउन हो गया वर्ल्ड में। उससे हुआ ये कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया और इकोनॉमी के अंदर एक स्टेग्नेशन आ गया, यानी डेवलपमेंट रुक गया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और ज्यादातर जो कंट्रीज थी वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर परेशान हो रही थी। बहुत सारी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम आ गई थी 1917 के अंदर। तो उस वक्त ये देखा गया कि जो केन्स की एक जो है वो डिमांड मैनेजमेंट है, जो केन्स के सिस्टम में एक डिमांड मैनेजमेंट है, वो काम नहीं कर रही। लग रहा है कि वो काम नहीं कर, जो सिस्टम केन्स ने बताया था बेसिकली समझ लीजिए वो काम नहीं कर रहा है। तो जाहिर है उस वक्त भी कुछ क्रिटिक्स थे केन्स के और खासतौर से यही लोग क्रिटिक्स थे मॉनिटरिस्ट। उस टाइम में जब 1970 में ये प्रॉब्लम आने के बाद जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा और स्टेग्नेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, उस टाइम जो केन्स के क्रिटिक्स थे वो पॉपुलैरिटी हासिल करने लगे, उनको ज्यादा लोग जो है ध्यान देने लगे कि हाँ ये सिस्टम फेल कर गया, ये जो बता रहे हैं ये बात सही है। और उसके अंदर जो मेन थे वो फ्रेडरिक हाइक थे और एक ऑस्ट्रियन बॉर्न थे।
ये दोनों बेसिकली इकोनॉमिस्ट भी थे और फिलोसोफर भी थे। और जाहिर है एक मेन जो थे वो तो हमारे मिल्टन फ्रीडमैन हैं, जिनसे कि ये थ्योरी चली। हुआ ये कि हाइक ने 1944 के अंदर एक कोई पेपर वगैरह लिखा जो पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक्शन ऑफन डिड मोर हार्म देन द गुड। ये इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट, अब तक तो था कि सब गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है मदद कर रही है, नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो प्रॉब्लम ज्यादा कर रहा है, नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है बनिस्बत फायदा पहुंचाने के। यानी इस फायदे या नुकसान की बात को अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में करें तो आप कह लीजिए कि हिंडर्स द ऑपरेशंस ऑफ मार्केट फोर्सेस। जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उनकी एक्टिविटीज को, उनके ऑपरेशंस को एक रुकावट दे दी गई है कि आप काम नहीं करेंगे तो जाहिर है जब सिस्टम को काम नहीं करने दिया जा रहा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। या इसको एक और पॉलिटिकल वे में भी आप इस कंडीशन को कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द कंपनीज टू अर्न एंड स्पेंड। क्योंकि वहां आप केंशन तो ये कह रहे हैं ना कि फिस्कल पॉलिसी ये सारे काम करेगी, तो मॉनिटरिस्ट कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है तो फिर आप पब्लिक का फ्रीडम छीन रहे हैं। पब्लिक अपने आप जो खर्च करेगी या अर्न करेगी वो उनसे चला जाएगा, क्योंकि फिर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी चीजों को। ठीक है, और उसके ऊपर फिर और एक बात हुई कि फ्रीडमैन ने फिर एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 1867 टू 1960। इसने बेसिकली ये समझ लीजिए कंप्लीट तरीके से मॉनेटरिज्म को ऊपर कर दिया, एक स्टैंप लगा दिया, ये कह लिए बर्थ हो गई पूरी तरह से कि हाँ मॉनेटरिस्ट के जो आइडियाज हैं वो सही हैं। उस आर्टिकल के अंदर फ्रीडमैन ने कहा कि इन्फ्लेशन ऑलवेज एंड एवरीवेयर इज ए मॉनेटरी फिनोमिना। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एवरीवेयर इज ए मॉनेटरी फिनोमिना। उन्होंने कहा कि सिर्फ मनी ही है जो काम करती है इसके अंदर, इन्फ्लेशन कहीं भी हो और हमेशा होता है, ये मॉनेटरी फिनोमिना है, इसमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और एक्सपेंशनरी पॉलिसी को लेकर आती है, फिस्कल पॉलिसी को, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। और अगर अपोजिट मनी सप्लाई को घटाती है तो इन्फ्लेशन नीचे मतलब डिफ्लेशन होने का खतरा होता है। तो इसलिए उसने किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट की इस फिस्कल पॉलिसी को। फ्रीडमैन ने कहा कि नहीं, फिस्कल पॉलिसी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगी बनिस्बत फायदा पहुंचाने के, जैसा कि हाइक ने कहा था। उसके बाद एक बात यह भी कही फ्रीडमैन ने कि जो हमारा वेज सिस्टम है, वेज अपने आप में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उनको काम करने दिए, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगी रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा जो वो इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस होगा और ग्रोथ बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडिया जो दिया था ये मॉनिटर्स ने दिया था। अब हम देखेंगे इस लेक्चर का मेन पार्ट के इन दोनों के डिफरेंट पॉलिसीज पर क्या व्यूज हैं। तो मैं एक एक करके पॉलिसी लिखूंगा और फिर दोनों के व्यूज आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो आइए अब दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। इन डिफरेंसेस को मैंने इनको दो जगह डिवाइड कर दिया है, एक जगह हम पॉलिसीज देखेंगे और दूसरी जगह वेरिएबल्स। तो यहां हम पॉलिसीज की बात करेंगे, मैंने लिख लिया ताकि टाइम सेव हो जाएगा। तो देखिए, पहली मैं बताऊंगा कि ये पॉलिसीज हैं और उस पर दोनों के क्या अलग अलग व्यूज हैं। जैसे हम पहले बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर बताया कि केंशियन इकोनॉमिक्स जो है वो तो ये कहते हैं कि रिसेशन के अंदर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाना जरूरी है, उसी से हम एग्रीगेट डिमांड को मेंटेन कर पाएंगे। यानी अगर ग्रोथ नहीं हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लानी होगी, यानी गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी होगी। लेकिन मॉनिटरिस्ट का इस पर यह कहना है कि लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है शॉर्ट रन में ये काम कर जाएगी लेकिन लॉन्ग रन में ये काम नहीं करती, इसलिए वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगी, इन्फ्लेशन कर देगी बहुत ज्यादा, या क्राउडिंग आउट होगा। क्राउडिंग आउट को हम बाद में देखेंगे। और
बात करते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग्स की, कि जाहिर एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट बोरो करती है। अब उसमें दोनों का क्या कहना है? देखिए, गवर्नमेंट बोरोइंग के केस में केन्स तो ये कहते हैं कि अगर रिसेशन है, कंट्री में रिसेशन है, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, तो गवर्नमेंट को बोरो करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट बोरो करे और स्पेंडिंग बढ़ाए ताकि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़े और प्राइस ऊपर उठे। लेकिन मॉनेटरिस्ट का इसमें कहना है कि गवर्नमेंट को अपने बैलेंस बजट पर ही काम करना चाहिए, बोरोइंग नहीं करनी चाहिए। बोरोइंग करने से मनी सप्लाई बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन हो जाएगा ज्यादा। तो मॉनेटरिस्ट का कहना है कि नहीं, बोरोइंग नहीं करनी चाहिए, जो बैलेंस बजट है उसी पर काम करना चाहिए। फिलिप्स कर्व क्या है, इसको हमने पीछे एक डिटेल वीडियो बनाया है, इससे कुछ 1-2 वीडियो पहले ही है, तो आप उसको देखिए, फिलिप्स कर्व का आइडिया उसका हो जाएगा। फिलिप्स कर्व के केस में केन्स कहते हैं कि हां, ये अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में ट्रेड ऑफ है। लेकिन मॉनेटरिस्ट इसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये ट्रेड ऑफ सिर्फ शॉर्ट रन में है, लॉन्ग रन के अंदर जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है, यानी इंटरेस्ट रेट कुछ भी बढ़ता रहे, आपका सप्लाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। ये डिफरेंस है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा पीछे फिलिप्स कर्व को देख लेंगे। जो लॉन्ग टर्म का उसमें पोर्शन है वो मॉनेटरिस्ट का है, जो शॉर्ट टर्म का है वो केन्स का है। उसके बाद आ जाती है वेज रिजिडिटी। वेज रिजिडिटी का बेसिकली मतलब ये है कि स्टिकी वेज आप समझ लीजिए। तो केन्स का कहना है कि अगर डाउनवर्ड स्टिकी वेज है, यानी वेज घट रही है और घटती चली जा रही है, स्टिक कर गई है वहां पर, उससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जाहिर प्रॉब्लम होती है। तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और एक मिनिमम वेज को सेट करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर मिनिमम वेज सेट कर देगी तो उससे नीचे नहीं जाएंगी, तो इनकम मिलती रहेगी और डाउनवर्ड स्टिकीनेस जो है वो रुक जाएगी और चेंज हो जाएगा। लेकिन मॉनेटरिस्ट का इसमें कहना अलग है। वो ये कहते हैं कि अगर आप मिनिमम वेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ट्रेड यूनियन अपने आप वेजेस को फ्लेक्सिबल बना लेती हैं। जो ट्रेड यूनियंस हैं वो कंपनी से बात करती हैं और अगर वो स्टिकी डाउनवर्ड है तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों के व्यूज अलग हैं। अगला है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट हमने बताया था, अभी हमने पिछले डिस्कस किया है। केन्स का कहना है कि रिसेशन में कोई क्राउडिंग आउट नहीं होता। अगर रिसेशन है तो वो तो वैसे ही रिसेशन पहले चल रहा है, मार्केट में वैसी सप्लाई कम है, उस वक्त क्राउडिंग आउट कहां से हो जाएगा? कहां से आप ये कह सकते हैं कि साहब गवर्नमेंट इस वक्त अगर अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी तो प्राइवेट स्पेंडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन मॉनेटरिस्ट का इसमें कहना यह है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक सही है जब तक गवर्नमेंट अपने पैसे से स्पेंडिंग कर रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया और बोरो करके स्पेंडिंग करना शुरू किया तो क्राउडिंग आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का केस है तब दोनों के क्या व्यूज हैं? केन्स का तो सिंपली कहना यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही डिमांड डिफिशियंसी की वजह से है। जब डिमांड में डिफिशियंसी आ जाती है, डिमांड में कमी आ जाती है एग्रीगेट डिमांड में, तब अनएम्प्लॉयमेंट होता है और एक बड़ा रीजन है। लेकिन मॉनेटरिस्ट का कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप सप्लाई साइड पे एम्फेसाइज कीजिए, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही रहेगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट केस में अंदर जो केन्स है, केन्सियन इकोनॉमिस्ट जो है वो डिमांड साइड को एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन मॉनेटरिस्ट सप्लाई साइड को एम्फेसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास जितनी सप्लाई है लेबर की वो अपने आप स्टिमुलेट कर लेगी, वो अपने आप देख लेगी वेज कितनी रखनी है, कैसे करना है, कितना एम्प्लॉयमेंट रखना है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रखना है। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, लेकिन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये तो पॉलिसी हुई। अब हम कुछ वेरिएबल्स को और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पॉलिसी लिखी इसी तरह मैं वेरिएबल लिख लेता हूं, लिखकर फिर हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इन वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है।
यानी ये वेरिएबल्स हैं और इस पर दोनों के मॉनिटरिज्म के और केन्शियनिज्म के दोनों के क्या डिफरेंस व्यूज हैं। तो पहले बात करें इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? तो मॉनिटरिस्ट का तो कहना यह है कि मॉनिटरिस्ट का जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर मिलेगा। यानी मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट के इक्विलिब्रियम को अगर आप डिटरमिन कर रहे हैं तो आपको पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अटेन करना होगा। लेकिन केन्स के सिस्टम में हम पढ़ भी चुके हैं पहले कि केन्स के सिस्टम के अंदर बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। क्या वजहें हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है? तो मॉनिटर्स तो सिंपल है, क्योंकि वो मनी को लेके चलते हैं, तो वो क्लियर कहते हैं कि मनी सप्लाई अगर कम है तो डिप्रेशन होगा। लेकिन क्योंकि केन्स के सिस्टम में फिस्कल पॉलिसी को लेके चले हैं तो उनका कहना यह है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देगी, डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ए कॉज ऑफ डिप्रेशन। तो यहां दोनों काला को क्या वो कहते हैं कि नहीं, मनी सप्लाई डिप्रेशन लाएगी अगर कम होगी, वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम होगी तो डिप्रेशन होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरह अटेन की जाती है, कहां मिलेगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? तो सिंपल है, मॉनिटर्स कहते हैं कि पहले कि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मॉनेटरी सिस्टम के जरिए जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसके जरिए इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करके हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन केन्स का कहना यह है कि नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी काम कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस को मैनिपुलेट करके हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अटेन कर सकते हैं। फिर वही पैसा और मॉनेटरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर बात आ रही है। यहां वो कहते हैं कि नहीं, जो मनी है वो मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी और क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट सिस्टम काम करेगा, उससे हम स्टेबिलिटी को ले सकते हैं। लेकिन केन्स का कहना है कि नहीं, यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग काम करेगी और टैक्स रेट काम करेगा, जिससे हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी। अगला है रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम नहीं, शायद मॉनेटरी चेंज रह गया ना, सॉरी। नेक्स्ट इज मॉनेटरी चेंजेस। अगर इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी चेंजेस हैं तो क्या होगा? मॉनेटरिस्ट का इसमें कहना है कि प्राइस, इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। यानी अगर इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी चेंजेस आए तो प्राइस, इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन केन्शियन इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि असर तो पड़ेगा लेकिन बहुत हल्का, वीक बहुत ज्यादा होगा, बहुत उसको इकोनॉमी के अंदर दिखा नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क इकोनॉमी के ऊपर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड नेशनल इनकम। ओके, सप्लाई तो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, उससे नेशनल इनकम पर किस तरह का असर, क्या रिलेशन क्या होगा दोनों के बीच में, कोई स्टेबिलिटी है या नहीं होगी? तो मॉनेटरिस्ट का तो कहना यह है कि नहीं, सप्लाई और नेशनल इनकम के बीच में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल अनस्टेबल रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से मनी को चेंज करेंगे, मनी सप्लाई को चेंज करेंगे, उसी हिसाब से नेशनल इनकम चेंज होगी। लेकिन चूंकि केन्शियन लेकर चल रहे हैं फिस्कल पॉलिसी को, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रिलेशन स्टेबल है। ठीक है, यानी ये रिलेशन सप्लाई और नेशनल इनकम के रिलेशन के बीच में ये है कि हम अगर सप्लाई को बढ़ा रहे हैं तो नेशनल इनकम बढ़ रही है, सप्लाई को घटा रहे हैं तो नेशनल इनकम बढ़ रही है। क्या असर पड़ रहा है, बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? तो मॉनिटर्स कहते हैं कि नहीं, ये अनस्टेबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन केन्स कह रहे हैं कि नहीं, ये स्टेबिलिटी है और यही होगा। नेक्स्ट है प्राइस इफेक्ट। प्राइस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैसे असर पड़ेगा प्राइस के ऊपर, कौन सी चीज है जो प्राइस पर असर डालेगी? सिंपल है, मॉनिटर्स तो वो अपना कह रहे हैं कि वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो डायरेक्ट असर डालेगा। और यहां फर्क क्या है, जाहिर है वो भी यही कहते हैं, केन्शियन भी यही कहते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन है।
फर्क यहां पर यह है कि मॉनिटरिस्ट कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्राइस पर असर डालेगा। एक्सपेक्टेड यानी वो मानकर चल रहे हैं कि जो आने वाला है, हम सोच के चलें कि इन्फ्लेशन, पीछे से हम देख रहे हैं कि आगे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जब वो इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगा तो वो आज के प्राइस पर असर डालेगा। लेकिन इस पर केन्सियन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो करंट प्राइसेस हैं, जो करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, सिर्फ वही प्राइसेस पर असर डालेगा। नेक्स्ट है चेंज इन दी मनी सप्लाई। चेंज इन दी मनी सप्लाई, तो मतलब मनी सप्लाई को अगर चेंज किया जा रहा है तो उसका असर किस पर पड़ेगा? तो मॉनिटरिस्ट कहते हैं कि मनी सप्लाई अगर चेंज हो रही है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो सिर्फ प्राइस लेवल पर पड़ेगा। ठीक है, और जाहिर है प्राइस लेवल, क्योंकि ये कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर इक्विलिब्रियम है तो सिर्फ प्राइस लेवल पर असर पड़ेगा। क्योंकि केन्शियंस के अंदर इक्विलिब्रियम लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी मिल जाता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट है तो प्राइस और आउटपुट दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट है तो प्राइस और आउटपुट दोनों पर असर पड़ेगा, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो सिर्फ प्राइस पे पड़ेगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पढ़ने के लिए प्राइस पर मॉनिटर्स भी कह रहे हैं। अगली क्या है? मनी सप्लाई एंड एग्रीगेट स्पेंडिंग। मनी सप्लाई एंड एग्रीगेट स्पेंडिंग, इस केस में मॉनिटरिस्ट कहते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट हैं। यानी मनी सप्लाई का क्या चेंज आ रहा है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, यानी मनी सप्लाई डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है एग्रीगेट डिमांड को, या इनडायरेक्टली। मॉनिटरिस्ट कहते हैं कि नहीं, दोनों है, डायरेक्ट भी करेगी और इनडायरेक्ट भी करेगी। लेकिन केन्शियन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, डायरेक्ट इफेक्ट कोई नहीं होगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट पर तो हम काफी डिस्कशन पहले भी करके आए हैं। मॉनिटर्स कहते हैं कि गवर्नमेंट का रोल रेस्ट्रिक्टिव होना चाहिए, और केन्शियनिस्ट कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट का रोल रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को पूरी पावर होनी चाहिए। गवर्नमेंट को अगर पावर होगी तभी तो वो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगी, जिसको केन्स कह रहे हैं फिस्कल पॉलिसी के लिए, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट के पास से ये पावर ले ली जाए, गवर्नमेंट से कहा जाए कि नहीं, बस आप अपना जितना काम है उतना करिए, जो आपका जो सिस्टम चलाने का है, मार्केट को छोड़ दीजिए मार्केट के ऊपर, तो फिस्कल पॉलिसी काम नहीं करेगी। लेकिन केन्स कहते हैं कि नहीं, अगर ये काम नहीं करेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारी जगहें ऐसी आ जाती हैं जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर पाता, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और ऐसा भी होता है कि वहां डर भी होता है कि इन्वेस्टमेंट डूब न जाए, तो फिर प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। उस जगह गवर्नमेंट स्पेंडिंग जरूरी होती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है वे आउट ऑफ डिप्रेशन। क्या कोई तरीका है डिप्रेशन से बाहर निकलने का? मॉनिटर्स तो उसको साफ कह देते कि नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, मार्केट को छोड़ दीजिए, अपने आप काम करेगी और निकल जाएगी। मॉनेटरी सिस्टम है जो काम करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी है जो काम करेगी, इंटरेस्ट रेट है जो काम करेगा और उसको निकाल देगा। लेकिन केन्स ने इसके अंदर कई अलग अलग वे आउट दिए हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए टैक्स पॉलिसीज के जरिए। टैक्स पॉलिसीज के जरिए स्पेंडिंग, यानी टैक्स कम कर दीजिए, स्पेंडिंग बढ़ जाती है। गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए जिससे जॉब्स क्रिएट होंगे। दूसरे वो कहते हैं कि पर्सनल कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहिए, और जब पर्सनल कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो इनडायरेक्टली कैपिटल कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और फिर एक और है, वो कहते हैं कि नेट एक्सपोर्ट को बढ़ाइए। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पैसा दूसरी कंट्री से आएगा, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन सही होगी। ठीक है, और आखिरी है मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई का क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये तो अभी हमने पहले जब हम एक एक करके डिस्कस कर रहे थे तब हमने किया था कि मॉनिटर्स कहते हैं कि मनी डज मैटर, मनी ही काम करती है, मनी ही मैटर करती है। और केन्शियनिज्म क्या कहते हैं? वो कहते हैं मनी डज नॉट मैटर, इट इज द फिस्कल पॉलिसी विच डज मैटर। वो कहते हैं कि नहीं, मनी मैटर नहीं करती,
गवर्नमेंट स्पेंडिंग मैटर करती है। यही तो बेसिकली दोनों की एक राय में एक डिफरेंस है। वो कहते हैं कि नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी को अकेले काम करने दी, मनी अपने आप खुद काम करेगी, यानी मनी मैटर करती है। लेकिन केन्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, तभी सिस्टम सही से चलता है, और अपनी फिस्कल पॉलिसी को भी लेकर आना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये डिफरेंसेस आपकी समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।